दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसी कहानियां बताने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा और कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिससे जीवन में अपनाने से आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सिद्धांतों के कोई अपवाद नहीं होते। यह कहानी है माखनलाल ओझा का। माखनलाल ओझा जिनका जन्म 1924 में हुआ था और गरीबी के माहौल में रहते हुए उन्होंने सन 1942 में वर्नाकुलर मिडिल परीक्षा पूरी की थी। उनकी प्राइमरी एजुकेशन पूरी करने में देरी होने का यही कारण था कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा भी लेते थे। उस समय के युवाओं के लिए हरे कृष्ण पांडे द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र बना था। पांडे युवा छात्रों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रशिक्षण करते थे। परीक्षा पूरी करने से ठीक पहले ओझा अंग्रेजों के खिलाफ एक आंदोलन में शामिल हुए थे। ग्वालियर रिवायत के डबरा माहौल में बिलावे क्षेत्र में पान के पत्तों की खेती और बिक्री पर सरकार सीमा शुल्क लगाने की तैयारी कर रही थी। यह आंदोलन इसी के खिलाफ था। ग्वालियर का यह इलाका आज भी पान के पत्तों की खेती के लिए जाना जाता है। जागीरदारों ने इसके बिक्री पर 50% सीमा शुल्क लगा दिया था, जिसके विरोध में इस इलाके के युवा गोलबंद हुए थे। उस दौर में जागीरदार वे होते थे जो एक से ज्यादा गांव के मालिक होते थे, जबकि जमींदारों के पास एक ही गांव में जमीन के बड़े हिस्से पर मालिकाना हक होता था। आंदोलनकारियों का तर्क था कि सीमा शुल्क उन उत्पादों पर लगाया जाता है जो बाहर से देश में आते हैं। तहसील से बाहर जाने वाले उत्पादों पर सीमा शुल्क लगाने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यह वह दौर था जब आम लोगों की बातों की कोई अहमियत नहीं थी। हालात यह थी कि लोग अपने बच्चों की शादी में भी अपनी मर्जी से अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं बुला सकते। शादी में कौन शामिल होगा इसका फैसला भी जागीरदार ही करते थे। ओझा ने सीमा शुल्क के फैसले का जमकर विरोध किया और नतीजा यह हुआ कि उन्हें कैद कर लिया गया। उस जमाने में इसे बंदी कहा जाता था और लोगों को जागीरदार के बंगले के पास किसी अंधेरे कमरे में बंद कर रखा जाता था। कैद से छूटने के बाद ओझा के माता पिता और चाचा ने उन्हें समझाया तथा पढ़ाई पूरी करने को कहा। इसके बाद वे ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में नियुक्त हो गए और धीरे धीरे 1.25 लाख किताबों के संरक्षक बन गए। लाइब्रेरी में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और उर्दू की किताबें रखी थी। सालों तक वे यहाँ असिस्टेंट लाइब्रेरियन रहे। उन्हें हर किताब के बारे में सारी जानकारी थी। कम से कम 25 कर्मचारी उनके अधीन काम करते थे। सन 1940 के दशक के मध्य में उनका वेतन 25 रुपये था और रियासत के राजा के घर में किसी एक नए बच्चे का जन्म होने पर इसमें 1 रुपये की बढ़ोतरी की जाती थी। इसके बाद देश आजाद हो गया और सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को रियायतें देने का फैसला किया। इसके बाद से ओझा आज तक यह साबित करने की कोशिश में लगे हैं कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के साथ ओझा की फाइल 2 दशक से ज्यादा समय से यहाँ से वहाँ घूमती रही, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने भी नवंबर 2011 में इस बारे में गृह मंत्रालय को पत्र लिखा, लेकिन इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। इधर ओझा का कहना है कि वे किसी से भीख नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं देंगे और उन लोगों के सामने कभी नहीं झुकेंगे जिन्हें यह भी पता नहीं है कि उन्होंने देश की आजादी के लिए किस तरह लड़ाई लड़ी थी। वे इसके लिए दुखी नहीं है कि उन्हें स्वतंत्रता सेनानी होने का प्रमाण नहीं मिल रहा है, बल्कि यह सोचकर खुश है कि वे 89 वर्षों की जिंदगी बिना अपने सिद्धांतों से समझौता किए गुजार ली। कुछ साल पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई और इसके बाद से उनका समय ग्वालियर या उज्जैन में बीतता है, जहां उनके बेटे एक बैंक में नौकरी करते हैं। दोस्तों, फंडा यह है कि नियमों के अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जब बात सिद्धांतों की आती है तो इसमें किसी तरह के अपवाद या ढिलाई की गुंजाइश नहीं होती है। याद रखिए, सिद्धांत किसी भी कीमत पर खरीदे या बेचे नहीं जा सकते हैं। ओझा इसके साक्षात प्रमाण है। दूसरा, माहौल पॉजिटिव हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। कॉलोनियल हिल एलिमेंट्री स्कूल फील्ड रेस प्रतियोगिता के दौरान एक दिन ओहिया एलिमेंट्री स्कूल का छात्र मैट भी इसमें हिस्सा लेने की जिद करने लगा। 9 वर्षीय मैट मानसिक कमजोरी का शिकार है। इसके बावजूद वह दौड़ में शामिल होने को तैयार हो गया। दौड़ते हुए वह थक गया, लेकिन अपने सहपाठियों की मदद से उसने दौड़ पूरी कर ली, जिसमें मैट की मां के हाव भाव को देखकर आपकी आंखों से आंसू निकले बिना नहीं रह सकते। दौड़ शुरू होने पर मैट अपने सहपाठियों के साथ स्टार्ट लाइन पर खड़ा है। दौड़ शुरू होते ही वह पिछड़ जाता है, लेकिन उसका हौसला कमजोर नहीं होता। चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उसने दौड़ना जारी रखा। दौड़ पूरी करने के लिए मैदान के 2 चक्कर लगाने बाकी है, लेकिन एक चक्कर पूरा करते करते मैट के चेहरे पर थकान स्पष्ट नजर आने लगती है। उसके जिम टीचर उसके पास पहुंचते हैं, दौड़ पूरी करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं और अंत में उसके साथ साथ दौड़ लगाते हैं। जब दौड़ पूरी कर चुके मैट के सहपाठी उसे प्रोत्साहित करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे उसके सभी दोस्त मैट का उत्साह बढ़ाने के लिए जोर जोर से उसका नाम पुकारने लगते हैं। इससे निसंदेह मैट का उत्साह बढ़ता है और वह फिनिश लाइन के करीब पहुंच जाता है। वह जैसे जैसे नजदीक पहुंचता है, उसके दोस्त और उत्साह के साथ उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इसी पड़ाव पर मैट की मां एक कोने में कमेंट लिखती है, अब रोने में कोई हर्ज नहीं है। दौड़ अपने अंतिम पड़ाव के करीब पहुंचती है तो मैट का उत्साहवर्धन करने वाले भीड़ में तब्दील हो जाते हैं। वह जैसे ही फिनिश लाइन को छूता है, उसके सहपाठी, शिक्षक और अभिभावकों का समूह जोर जोर से शोर करने लगता है। उससे हाथ मिलाता है, उससे गले लगाता है और उसको बधाइयां देता है। दोस्तों, उपलब्धियां चाहे कितनी छोटी ही क्यों
क्यों न हो, बड़ों की प्रशंसा में बच्चों को गर्व का एहसास होता है। अगर बच्चों को स्वतंत्र रूप से काम करने की जिम्मेदारी दी जाए तो वे स्वयं को क्षमतावान और मजबूत महसूस करते हैं। इसके विपरीत अगर उनकी उपलब्धियों को कम करके बताना या दूसरे बच्चों के मुकाबले उन्हें कमतर बताने से उन्हें लगता है कि वे किसी लायक नहीं है। मनोवैज्ञानिक का कहना है कि हमें बच्चों के बारे में भारी भरकम बातें बोलना या शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करने से परहेज करना चाहिए। यह क्या हरकत है कि तुम तो अपने छोटे भाई से भी ज्यादा बच्चों की तरह व्यवहार करते हो। इस तरह की बातें बच्चों के दिमाग पर उतना ही गहरा असर डालती है जितनी पिटाई से उन्हें शरीर पर चोट का एहसास होता है। उनका मानना है कि बच्चों के बेहतर मानसिक विकास के लिए हमें उनके बारे में कुछ भी बोलते समय शब्दों का चुनाव सावधानी से करना चाहिए और दया का भाव रखना चाहिए। अपने बच्चों को यह समझाइए कि गलतियां सब करते हैं, उनकी कोई बात आपको पसंद न आए फिर भी उन्हें यह एहसास दिलाइए कि आप उनसे प्यार करते हैं। याद रखिए, इम्तिहानों का मौसम है और हर घर में इसके चलते माहौल थोड़ा तनावपूर्ण होता है। ज्यादा गुस्सा परीक्षा में बच्चों के परफॉर्मेंस पर बुरा असर डाल सकता है। यह माता पिता पर डिपेंड करता है कि वे स्थिति से कैसे निपटते हैं और माहौल को किस तरह पॉजिटिव बनाते हैं जिससे फ्यूचर में उन्हें निराशा नहीं झेलनी पड़े। दोस्तों, फंडा यह है कि यदि आप किसी असंभव को संभव बनाना चाहते हैं तो माहौल तनावपूर्ण होने के बजाय यह सुनिश्चित कीजिए कि यह खुशगवार और पॉजिटिव हो, फिर आप खुद ही फर्क को महसूस कर सकते हैं। तीसरी बात है, इच्छाओं को सीमित करोगे तो खुश रहोगे। एक दंपति काउंसलिंग के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। वे 25 साल से विवाहित थे, लेकिन हाल के दिनों में उनके जीवन में तनाव और असहजता अचानक बढ़ने लगी थी। पत्नी की शिकायत यह थी कि पति घर के बजट को इतना कम करते जा रहे हैं कि उन्हें बच्चों के लिए जीवन की खुशियों का मजा लेना मुश्किल हो रहा है। पत्नी ने हालांकि यह भी बताया कि उनके पति को कोई बुरी लत नहीं है, वे भविष्य के लिए बचत करने के प्रयास में वर्तमान को भूलते जा रहे हैं। डॉक्टर ने उन्हें एक कहानी सुनाई और उनकी समस्या का समाधान कर दिया। कहानी कुछ इस तरह थी। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह आराम के साथ अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन इसके बावजूद वह न अपने जीवन से खुश था और न ही संतुष्ट था। एक दिन राजा की नजर अपने एक नौकर पर पड़ी जो काम करते हुए गाना गा रहा था। यह देखकर राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। राजा यह सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो राजा होकर भी वह निराश और दुखी है, जबकि उसका नौकर इतना खुश है। राजा ने नौकर से पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? नौकर ने जवाब दिया, महाराज, मैं एक नौकर हूँ। मेरे और मेरे परिवार की जरूरतें काफी सीमित है। हमें केवल रहने के लिए छत और पेट भरने के लिए भोजन चाहिए होता है। राजा इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने अपने सबसे विश्वस्त सलाहकार से इस बारे में पूछा। राजा की परेशानी और नौकर का जवाब सुनने के बाद सलाहकार ने कहा, महाराज, मुझे लगता है उस नौकर को अब तक द 99 क्लब का सदस्य नहीं बनाया गया है। यह 99 क्लब क्या है? राजा ने पूछा। सलाहकार ने कहा कि वह उसे मानवीय स्वभाव की प्रयोगशाला में कुछ प्रैक्टिकल कर इस बारे में बताएगा। सलाहकार ने एक बैग में सोने के 99 सिक्के रखे और उसे नौकर के घर के दरवाजे पर रख दिया। नौकर ने बैग देखा तो उसे घर के अंदर ले गया। बैग खोलने पर सोने के इतने सारे सिक्के देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह सिक्के गिनने लगा। कई बार गिनने के बाद उसे यह पक्का भरोसा हो गया कि इसमें 99 सिक्के ही हैं। वह सोचने लगा कि एक सिक्का कहाँ चला गया, आखिर कोई 99 सिक्के क्यों छोड़ेगा। जहाँ भी संभव था नौकर ने 100वें सिक्के को ढूंढा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। थक हार कर उसने फैसला किया कि वह ज्यादा मेहनत कर एक सिक्का कमाएगा और 100 सिक्के पूरा करेगा। उस दिन के बाद से नौकर की जिंदगी बदल गई। वह हमेशा काम में लगा रहता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता और अपने परिवार के लोगों से शिकायत करता कि वे उसे 100वां सिक्का कमाने में मदद नहीं कर रहे हैं। अब उसने काम करते हुए गाना भी बंद कर दिया था। नौकर के व्यवहार में आए बदलाव को देखकर राजा परेशान हो गया। राजा ने इस बारे में फिर से अपने सलाहकार से पूछा तो उसने बताया, महाराज, अब वह नौकर भी द 99 क्लब का सदस्य बन गया है। उसने आगे बताया, द 99 क्लब उन लोगों के क्लब का नाम है जिनके पास खुश रहने के लिए सारी चीजें हैं, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं रहते हैं और हमेशा ज्यादा हासिल करने की कोशिश में लगे रहते हैं। वे खुद से कहते हैं, मुझे यह एक चीज और मिल जाए तो मैं जीवन भर खुश रहूंगा। दोस्तों, हम अपने जीवन में थोड़े से भी खुश और संतुष्ट रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही हमें कुछ अच्छा और बेहतर मिल जाता है, उससे भी बेहतर हासिल करने की इच्छा जाग जाती है। हम अपनी नींद खो देते हैं, हमारी खुशियाँ छीन जाती हैं, हम अपने सहपाठियों को, हम अपने आसपास के लोगों को दुखी करने लगते हैं और यह सब हमारी बढ़ती जरूरतों और इच्छाओं का नतीजा होता है। दोस्तों, फंडा यह है कि जो हमारे पास है उसमें खुश और संतुष्ट रहना जीवन की एक कला है। द 99 क्लब का सदस्य बनना अनिवार्य नहीं है और फैसला खुद आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।